अब जैसे शनि यहाँ आ गया तो इसकी तो चली रही थी, इसकी तो आखिरी ढैया चली रही थी, इनकी शुरू हो गई, क्योंकि यहां से शुरू हो गई और फिर जब यहाँ आएगी तो मध्य की 7.5 हो जाएगी, ये चढ़ती हुई 7.5 है, ये मध्य की हो जाएगी, और जब तक यहाँ आएगी तब तक इनको 7.5 भुगतनी है मीन राशि वालों को। तो ये हुई एक बात। अब ये जो 7.5 का कार्यक्रम होता है शनि का, ये गोचर के अनुसार होता है और ये सबको भुगतना है। अब इसकी एक और बात बढ़िया सी बता दें आपको कि जैसे हमारी मान लीजिए इसी कुंडली की हम बात कर रहे हैं, मान लो किसी का यहाँ पर चंद्रमा है, जैसे कि हमने इसमें बताया, अगर जन्म के समय उसका शनि भी यही है, तो क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि पैदा होते ही जातक को 7.5 मिली है, और वो मोटा मोटी 5 साल के से थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि 2.5 साल वाला तो ये वाला टाइम तो निकल चुका है। अब यहाँ पे व्यक्ति का जन्म हुआ, अब थोड़ा बहुत इसमें से कम हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी 2.5 ये तो पूरे हैं ही है, और इसमें से जितना बचा हुआ है 3 साल 4 साल 5 साल भी हो सकते हैं पूरे पूरे, ये 7.5 लेके ही पैदा हुआ है चंद्र शनि। और इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन होता है और शनि डिप्रेसिव प्लेनेट है, अवसाद देता है, ये दुख की भावना को जागृत करता है। ये शनि जो होता है ना, खुश ना रहता है ना रहने देना चाहता है, और जिसका मन ही फंस गया हो शनि के साथ, तो ऐसे लोग ना बहुत विचार करते हैं, बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, इतना ज्यादा चिंतन करते हैं कि खुद भी सोच सोच के परेशान रहते हैं और अपने आजू पड़ोस वालों को भी परेशान रखते हैं। ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ये हो जाता वो हो जाता, निगेटिव थॉट्स को ज्यादा लगाते। इवन अगर मान लीजिए यहाँ नहीं है किसी का शनि, पर अगर एक राशि पहले या एक राशि पीछे भी है, तो भी उसकी 7.5 चल रही है ना, जैसे हमने अभी आपको बताया कि भाई यहाँ चला तो इधर की भी चल रही, इधर की भी चल रही, बताया था ना अभी आपको। तो अगर मान लीजिए किसी की ये राशि है, तो यहाँ पीछे है शनि कुंडली में हमारे जन्म के समय, तो भी वो जातक जन्म के समय से ही 7.5 लेकर आया। लेकिन ये तो पूरी बाकी है, इसमें जरूर 2.5 साल से थोड़ा कम बाकी रहेगी, है ना। तो ये एक मतलब ये फॉर्मूले इसलिए बताए जाते हैं सिंपल, ताकि एक बारगी हमें थोड़ा सा कुंडली खोलते ही अंदाजा लगे कि भाई अब जन्म के समय मान लो किसी को 7.5 मिल गई, जैसे कि हमने अभी बात करी, तो आप जानते हैं 30 साल के बाद फिर मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2.5 साल का ये चक्कर लगाते लगाते, ये पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में शनिदेव को 30 साल लगते हैं। 2.5 साल इज इक्वल टू 30 मंथ्स। सही कह रही हूं ना मैं? 24, 12 दूनी 24 और 6 30, 1 साल में 12, 2 साल में 24 और आधे साल के 6 महीने और जोड़ लीजिए, तो 30 महीने हो गए। यानी कि शनि 1 महीने में मात्र 1 डिग्री चलता है, 1 महीने में 1 डिग्री चलता है, तो तब जाके 2.5 साल में यहां से ये यहां पहुंचता है। 2.5 5, फिर 2.5 5, तो 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 5 25, 5 6 30, 30 ईयर्स के बाद वापस शनि वहीं आएगा। ये सपोज किसी की कुंडली में यहाँ शनि बैठा हुआ है, तो या तो मतलब वो लगभग 30 31 32 साल के होंगे इस समय। जो भी बच्चे इस वक्त 30 31 32 साल के हैं, मतलब 30 वाले 60 वाले भी 90 वाले भी, सबके शनि यहाँ पर होंगे कुंडलियों में, समझ रहे हैं? क्योंकि 30 ईयर्स के बाद शनि वहां पर जाता है, पहुंचता है वापस। तो अब ये तो हुआ गोचर के अनुसार। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साहब शनि की दशा चल रही है कि हमको ढैया चल रही है कि हमको 7.5 चल रही है। अब शनि तो ये प्रसाद देता ही रहता है, जब चौथे जाएगा तो दे देगा, जब 8वें जाएगा तो झटका देगा, जब 12वें आएगा तो 7.5 लेके आ जाएगा 30 ईयर्स में। उसके अलावा शनि की दशा भी आती है, दशा भी 19 साल की होती है। अब देखिए आप 19 ईयर्स, इसीलिए लोग शनि से डरते हैं। शनि की जब महादशा आएगी तो 19 साल की आएगी। वो कैसे आएगी कि जैसे हमारा जन्म का नक्षत्र है, जन्म के नक्षत्रों का हम सीक्वेंस जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल करेंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं। मान लो सपोज इसमें ही शनि है मान लीजिए, या शतभिषा नक्षत्र में है सपोज मान लीजिए, अब ये मैंने ऐसे ही लिया है रैंडम है, या मूल में है सपोज, किसी में भी हो, हम 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं, हस्त में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हस्त नक्षत्र ना चंद्रमा का है, ठीक, मूल नक्षत्र जो है वो केतु का है, और शतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का है, ठीक है।
तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये रेफरेंस आया तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर किसी का शतभिषा नक्षत्र में जन्म है तो पहली महादशा राहु की मिलेगी। राहु, गुरु, शनि, बुध, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। ठीक, यदि किसी का मूल नक्षत्र का जन्म है तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध ऐसे चलेगी। यदि किसी का चंद्रमा हस्त नक्षत्र का जन्म है तो पहली दशा जन्म के समय जातक को मिलेगी चंद्रमा की, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, ऐसे चलेगी। तो अब दशाएं चलती हैं हमारे नक्षत्रों के आधार पर, और 7.5 से तो कोई बच ही नहीं सकता, ढैया और 7.5 तो सबको मिलती है, पर शनि की महादशा आवश्यक नहीं है कि सबको मिले। जैसे कि सपोज किसी का बुध के नक्षत्र में जन्म है, बुध के नक्षत्र में जन्म है, हम यही लिख लेते हैं सीधे। बुध के नक्षत्र 3 होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो यदि किसी को बुध के नक्षत्र का जन्म मिला तो बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, यानी कि शनि कब आएगा? मोटा मोटी लगभग 100 साल का बंदा होगा तब आएगी, क्योंकि 120 साल की महादशाओं का ये क्रम है। ठीक है, और 19 साल की हम शनि की महादशा बता ही रहे हैं, तो 99 वर्ष का व्यक्ति होगा तब आएगी, तो जिसकी संभावना बहुत कम हो जाती है ना, क्योंकि इतनी आयु आजकल नहीं देखने में आ रही, बहुत कम देखने में आती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए बुध की दशा मिली है और बाई चांस आपका बुध ही लग्नेश है, तो उस कुंडली में तो शुक्र अच्छा था, शनि अच्छा था, क्योंकि ये मित्र भी है, और फिर इन वाली लग्नों में, बुध की लग्नों में अच्छे घरों का मालिक भी बन जाता है ये। लेकिन इस ग्रह की हमको दशा ही नहीं मिलने वाली है, तो दशाएं आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति को हर दशा मिले। अब चूंकि ये बहुत स्लो चलता है, वायु रोग का कारक है, तो वायु रोग बहुत देता है। गुल्म वायु आपने सुना होगा, कई लोगों को क्या होता है, गोला जैसा बन जाता है, कई बार बोलते हैं ना पेट में वायु का गोला बन गया और वो दुख रहा है, पता भी नहीं चलता है, तो ये वायु रोग देने में इसका बहुत रोल है ना। और इसलिए ये गठिया, बहुत ही लंबी चलने वाली बीमारियां, गठिया, लकवा पैरालिसिस, तो गठिया, लकवा, गुल्म रोग, वायु रोग, और वायु के तो वात रोग तो 100 से भी ऊपर वात रोग होते हैं, 100 से अधिक वात रोग होते हैं, तो ये सब देने में शनि का रोल है। तो इसलिए ये छठे घर का कारक भी है, छठा घर है ना रोग, ऋण, रिपु का, तो वहां का कारक भी शनि ग्रह बनता है, क्योंकि रोग देने में इसका रोल है। पर यही वाली बात है ना, रोग देने में रोल है तो डॉक्टर बनाने में भी तो रोल है भाई, रोग को ठीक करने का काम ही तो डॉक्टर का है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें नेगेटिव ही हैं, डॉक्टर बनाने में भी इसका रोल है। पर लंबी बीमारियां देता है, नस नाड़ियों की बीमारियां देता है, नसों में तनाव, नसें खराब होना, नसों में ऐंठन होना, इस तरह की चीजें, तो ये शनि का हमने पढ़ा। अब इसमें हमने ये भी देख लिया कि चमड़ा, काली चीजें हैं, तो शनि के उपायों में देखिए, एक तो हनुमान जी की आराधना, देखा जाए तो शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सारे ही ग्रह जो है इनके लिए हनुमान जी की आराधना, शिव आराधना, ये अच्छा काम करती है। और काली चीजें हमने बताई है, चमड़ा भी बताया था हमने, इसमें चमड़ा भी होता है। तो जो मोची लोग होते हैं ना, मोची लोग वो चमड़े का ही काम करते हैं, तो वो भी शनि के ही प्रतिनिधि हैं देखा जाए तो। अब काली चीजें हमने बताई, पैर का और कमर का भी प्रतिनिधि है, तो जूते भी इसमें आ जाते हैं, पैर का भी प्रतिनिधि है ना ये शनि, कमर का प्रतिनिधि है, घुटने का प्रतिनिधि है, तो ये सारे जो अंग हैं हमारे, इनका प्रतिनिधि है, इनमें जो भी समस्याएं होती हैं, तो ये सब ज्यादातर इसमें शनि का रोल रहता है। तो आपको हम एक उपाय बता सकते हैं कि दीपावली की जो रात होती है, अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या होती है वो साल भर की। ठीक है, शनि काला है, अंधेरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमें पता ही है। तो जो सारी अमावस्याएं वैसे तो शनि से ही रिलेटेड है, लेकिन जो दीपावली की अमावस्या है वो इस सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है शनि की। तो दिवाली की रात अगर आप किसी मोची को काला छाता दान कर दें तो बहुत ही पुण्य कार्य होता है ये, क्योंकि काला छाता भी शनि का रिप्रेजेंटेटिव है, मोची भी शनि का रिप्रेजेंटेटिव है, और उसको आपने शेडो दिया, उसको आसरा दिया एक तरह से, है ना। तो ये एक उपाय है। काले जूते, 8 नंबर के जूते, चमड़े के जूते, छड़ी, छाता, क्योंकि अब देखो कमर, पैर, घुटने, ये सारे जब परेशान करते हैं तो व्यक्ति कैसे चलता है, लंगड़ा के चलता है, तो उसे छड़ी की जरूरत होती है। और छड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसे बूढ़ा आदमी ही यूज करता है, और हमने अभी आपको बताया था बुढ़ापा और बूढ़ा आदमी जो है वो शनि का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो ये उपाय हैं
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब ऐसे जनरल उपाय है कि दान पुण्य हमको करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, शनि के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेल पे, जीमेल एड्रेस है हमारा दिया हुआ है, उसमें बात कर सकते हैं। तो सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले 2 ग्रहों के बारे में, छाया ग्रह के बारे में। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले राहु के बारे में और फिर केतु के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।